everyone, welcome back to my channel Enhanced Study. Today in this video we will be cover the ballad. This is a part of forms of poetry, and in this video we will be cover the origin of ballad, what is the meaning of ballad, types of ballad, structure of ballad, some important features of ballad, and in a last, what is the most important ballad in English literature. So if you are new in this channel, please like and subscribe this channel and share this channel. So let us start this video. First of all, we would understand what is the meaning of ballad and from where this term was derived. The word ballad is derived from the Latin word ballare, which means to dance. अगर इसके हम वर्ड की बात करें तो जो ये बैलेड वर्ड है वो लैटिन वर्ड बैलर से डिराइव्ड किया गया है, जिसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है टू डांस. फाइन. अ बैलेड इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम सेट टू टोन म्यूजिक. बैलेड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम होती है जिसमें एक म्यूजिक होता है और राइम के साथ ये लिखी जाती है. ओरिजिनली अ बैलेड वॉज सॉन्ग संग टू अकॉम्पनीमेंट ऑफ डांसिंग. और साथ ही साथ इसमें सॉन्ग के साथ जो एक अकॉम्प्लिशमेंट होता है डांस का, उसको भी इसमें दिखाया जाता है. फाइन. एंड द टर्म बैलेड came to be loosely applied to any narrative poem in the ballad meter in a quatrain or 4-line stanza. The first and third lines being 8 syllables and the second and fourth 6 syllables. अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे कि जो ये टर्म है बैलेड वो बेसिकली एक नैरेटिव पोएम में लिखी जाती है ये पोएम, एंड इसमें जो मीटर यूज किया जाता है वो क्वाट्रैन फॉर्म में होता है. अब फ्रेंड्स हम क्वाट्रैन को समझेंगे. क्वाट्रैन 4 लाइन की एक स्टैंजा होती है जिसमें जो फर्स्ट एंड जो थर्ड लाइंस होती है वो 8 सिलेबल्स में लिखी जाती है और जो सेकेंड एंड फोर्थ लाइन होती है वो 6 सिलेबल्स में लिखी जाती है. तो यू मीन टू से दैट द बैलेड इज रिटेन इन अ क्वाट्रैन फॉर्म. ओके फाइन. यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो मैं बैलेड पे बना रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है. अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो एक बैलेड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. फाइन. तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर कंटिन्यू करते हैं. द बैलेड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स और कैटेगरीज. इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो सबसे पहला काइंड है द पॉपुलर बैलेड और दूसरा द लिटरेरी बैलेड. अब इसे हम 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हम पॉपुलर बैलेड को समझने वाले हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल बैलेड और फोक बैलेड. इसे हम 2 नाम से और डिनोट करते हैं, ट्रेडिशनल बैलेड और फोक बैलेड. जैसा कि वर्ड ही डिनोट कर रहा है ट्रेडिशनल, यानी बहुत पुराने समय से जो ट्रेड यानी जो पोएम चली आ रही है उसे हम ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं. इट वॉज बेसिकली पॉपुलर इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन 15th सेंचुरी. अगर हम 15th सेंचुरी की बात करें यानी 15th सेंचुरी जिस समय चौसर का टाइम पीरियड था और उसके पहले के टाइम पीरियड में ये जो टर्म था सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में. यानी इस टर्म को सबसे ज़्यादा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ही पॉपुलरिटी मिली. द बैलेड वॉज ओरिजिनली ओरल लिटरेचर. दे हैज नो रिटन फॉर्म. जो पॉपुलर बैलेड होता था फ्रेंड्स वो ओरल लिटरेचर में लिखा जाता था. इसका कोई एक रिटन फॉर्म नहीं होता था, कोई हमें इसकी कोई मॉन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिली है और ये सिर्फ ओरली लिटरेचर के माध्यम से ही ये डिनोट किया जाता था. फाइन. तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम कंटिन्यू करेंगे. द पॉपुलर बैलेड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी. अब यहाँ पर उसके कुछ फीचर और थीम के बारे में बताया गया है कि पॉपुलर बैलेड की जो थीम होती है वो एक सिंप्लिसिटी में इसको कैरेक्टराइज किया जाता था. इट मेक्स अबेंडेंट यूज ऑफ फॉर्मली, सिम्बली एंड मेटाफोर फ्रॉम कॉमन एवरीडे ऑब्जेक्ट एंड फिनोमेना ऑफ नेचर. अगर हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें जो मोस्टली जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती थी वो सिम्बली एंड मेटाफोर को यूज किया जाता था
और इसमें जो सब्जेक्ट होता था वो डेली लाइफ के जो इवेंट्स होते थे, जो इंसिडेंट्स होते थे, जो ऑब्जेक्ट होते थे, उनको बैलेड के थ्रू डिनोट करते थे। एंड नेचर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी बताया गया है, जिसे हम ओरली तरीके से यानी ओरल एज ए ओरल इसे हम प्रेजेंट करते थे। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आपको पॉपुलर बैलेड क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और क्या है। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जो ये पॉपुलर बैलेड था वो 15th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो यहाँ पर 15th सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट पॉपुलर बैलेड है उसको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द बैलेड हैज़ बीन वेरी पॉपुलर सिंस द अर्लीस्ट टाइम बट द इम्पल्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गेस्ट इन द 15th सेंचुरी। यहाँ पर ये पॉइंट्स ये डिनोट करता है कि जो ये टर्म्स, जो ये बैलेड है, पॉपुलर बैलेड है, ये पहले भी काफ़ी यूज़ किया जाता था, लेकिन जो इसकी पॉपुलैरिटी है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का जो बेसिकली जो डेडिकेशन है, जो श्रेय है, वो 15th सेंचुरी में ही इसे मिला। द फर्स्ट ऑफ दीज रिमार्केबल बैलेड्स इन द बैलेड ऑफ नट ब्राउन मेड, ये 15th सेंचुरी का सबसे रिमार्केबल बैलेड माना जाता है, नट ब्राउन मेड। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा ऐसा पॉपुलर बैलेड में जो सबसे फर्स्ट रिमार्केबल बैलेड है वो नट ब्राउन मेड है। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम कंटिन्यू करेंगे। द चेवी चेज, ये भी एक बैलेड है, इज अनदर रिमार्केबल बैलेड। इस सब्जेक्ट इज वॉर बिटवीन पर्सी ऑफ इंग्लैंड एंड डगलस। चेवी चेज ये एक नेक्स्ट बैलेड है, यानी नट ब्राउन मेड के बाद जो दूसरा पॉपुलर बैलेड था वो था चेवी चेज। इसके सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये सब्जेक्ट में वॉर का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। वॉर किसके बीच में हो रही थी? पर्सी ऑफ इंग्लैंड एंड डगलस। डगलस और पर्सी इंग्लैंड और डगलस के बीच में वॉर को यहाँ पर दिखाया गया है। इट चार्म्ड सर फिलिप सिडनी एंड एडिशन इन 18th century admired it for its just style and natural feeling। 15th सेंचुरी में ये जो बैलेड था, पॉपुलर बैलेड, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसने गेन की, लेकिन जो सर फिलिप सिडनी और एडिशन का जो टाइम पीरियड था, यानी एडिशन इन 18th सेंचुरी के जो राइटर थे उन्होंने भी इस टर्म को एडमायर किया और और इससे रिलेटेड उन्होंने पोएम को लिखा। और इसकी स्टाइल और नेचुरल जो फीलिंग थी, जो नेचुरल सीन दिखाया गया था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा एडमायर्ड हुए थे और इन्होंने भी बैलेड को लिखा। तो सिडनी और एडिशन इसको एडमायर करने वाले पोइट्स थे। सिडनी आपके एलिजाबेथन यानी रेनेसांस पीरियड से बिलोंग करते हैं और एडिशन आपके 18th सेंचुरी के ये पोइट्स हैं। इन्होंने पीरियोडिकल वर्क भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इट वॉज इंक्लूडेड बाय बिशॉप पर्सी इन हिज रेलिक्वीज। बिशॉप पर्सी का जो एक बैलेड है जो काफ़ी पॉपुलर है, रेलिक्वीज, जो कि 1765 में लिखा गया था, ये भी पॉपुलर बैलेड का ही एक एग्जाम्पल माना गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट ये डिनोट करता है कि जो कॉलरीज थे, रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे कॉलरी, उन्होंने भी पॉपुलर बैलेड को अपने वर्क में अडॉप्ट किया है। इट्स सिंप्लिसिटी एडमायर्ड द टोन ऑफ कॉलरीज, क्रिस्टोबर एंड एंशिएंट मैरिनर। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मैरिनर लिखा है, ये पूरा इसका टाइटल था एंशिएंट मैरिनर। तो ये जो वर्ड है एंशिएंट मैरिनर, इसे कॉलरीज का जो वर्क है क्रिस्टोबल और एंशिएंट मैरिनर, ये दोनों वर्ड पॉपुलर बैलेड के ही एग्जाम्पल माने गए हैं। ये दोनों वर्ड पॉपुलर कॉलरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। नेट में कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए आपको ये वर्क अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये क्लियर किया। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। द वेल नोन बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस ऑल्सो बिलोंग टू 15th सेंचुरी। जो सर पैट्रिक स्पेंस का जो बैलेड था वो भी इसी पीरियड से 15th सेंचुरी से ही एसोसिएटेड है। कॉलरीज रेफर टू इट इन हिज फेमस ओड टू रिजेक्शन। और जो कॉलरीज ने एंशिएंट मैरिनर और क्रिस्टोबर, ये वर्क जो बैलेड में ही लिखे गए हैं और इनका एक फेमस ओड है ओड टू रिजेक्शन, यू ऑल्सो रेफर इन बैलेड फॉर्म। फाइन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पॉपुलर बैलेड को अच्छे से क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट जो दूसरा टाइप्स है उसको हम कवर करेंगे। तो दूसरा टाइप है लिटरेरी बैलेड। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब उनको हम इसमें कवर करेंगे। द लिटरेरी बैलेड आर कॉन्शियस
work of art in which the poet tries to capture the simplicity, the freshness, the charm and the rapidity of movement and music and melody of original. लिटरेरी बैलेड की हम बात करें तो ये इसका एक रिटन फॉर्म होता था, जैसे कि हमने पॉपुलर बैलेड में आपको बताया कि उसका कोई रिटन फॉर्म नहीं होता था, वो ओरली लिखा जाता था। और जो लिटरेरी बैलेड है वो इससे जस्ट डिफरेंट है, ऑपोजिट है, इसका एक रिटन फॉर्म होता है। इसमें भी वही फीचर है काफ़ी जो पॉपुलर बैलेड में दिखाए गए। जैसे पॉपुलर बैलेड में सिंप्लिसिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, नेचर का डिस्क्रिप्शन होता था। इन द सेम वे इन लिटरेरी बैलेड ऑल्सो गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, फ्रेशनेस, चार्म एंड रैपिडिटी ऑफ द मूवमेंट, यानी उस टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट हुए थे उनको भी यहाँ पर दिखाया गया था। म्यूजिक, जैसा कि बैलेड में म्यूजिक सबसे इम्पोर्टेंट ही पॉइंट बन जाता है, म्यूजिक एंड द मेलोडी ऑफ द ओरिजिनलिटी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। फाइन, तो it became popular at the end of 18th century and continued to be 20th century। और जो ये बैलेड था ये 18th century के एंड तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ और धीरे धीरे ये 20th century तक ये कंटिन्यू होता गया, जबकि जो पॉपुलर बैलेड था वो 15th century में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था स्कॉट एंड इंग्लैंड में। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड लिटरेरी बैलेड इज अबाउट ऑथरशिप। यहाँ पर हम जो मेन डिफरेंस की बात करें कि जो ट्रेडिशनल और लिटरेरी बैलेड में मेन डिफरेंस था ऑथरशिप का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो पॉपुलर बैलेड होता था या ट्रेडिशनल जिसे हम कह लें या फोक बैलेड होता था, उसका कोई रिटन फॉर्म नहीं होता था, वो ओरली लिखा जाता था, इसलिए ऑथर के विषय में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती थी। जबकि जो लिटरेरी बैलेड था उसमें हमें ऑथर के बारे में भी ये पूरी फुल इंफॉर्मेशन होती थी। तो ये एक सबसे बेसिक डिफरेंस दोनों बैलेड में हम देखने को मिलता है। द लिटरेरी बैलेड आर मोर पॉलिश्ड एंड लेंथी इन द कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैलेड। अगर इसके हम कंपैरिजन की बात करें तो जो लिटरेरी बैलेड है वो पॉपुलर बैलेड से ज़्यादा पॉलिश था, यानी बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से लिखा गया था और काफ़ी लेंथी होता है पॉपुलर बैलेड की कंपैरिजन में। क्योंकि जब कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अब स्टार्टिंग में होती है तो वो इतनी पॉलिश रिफाइंड नहीं होती है, लेकिन आफ्टर डैट जब उसमें हम और ज़्यादा इनोवेशन करते हैं तो वो जो बैलेड का जो फॉर्म होता है वो धीरे धीरे और पॉलिश्ड एंड रिफाइंड हो जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी ऐसी थी कि जो पॉपुलर वर्ड बहुत पहले के टाइप के थे, इसलिए वो इतने पॉलिश एंड रिफाइंड वे में नहीं लिखे गए थे जितने कि लिटरेरी बैलेड को लिखा गया था। तो फ्रेंड्स ये था लिटरेरी बैलेड के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के जितने भी इम्पोर्टेंट बैलेड थे जो कि ऑथर के द्वारा लिखे गए थे, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रोमांटिक एज के बारे में आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो रोमांटिक एज था वो दो ग्रुप में वो डिवाइडेड था। पहला जो ग्रुप था वो एल्डर राइटर्स का था और जो दूसरा ग्रुप था वो यंगर राइटर्स का था। तो हम समझेंगे कि एल्डर राइटर वाले जो ग्रुप में थे कैटेगरी में कौन कौन से राइटर थे, तो उसमें वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे एंड साउदी थे। जबकि जो यंगर पोइट्स का जो ग्रुप था उसमें पीबी शेली, कीट्स एंड सर वॉल्टर स्कॉट, जिनका जो इम्पोर्टेंट बैलेड है जो एक एंथोलॉजी है द मिनिस्ट्रल्सी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, ये फ्रेंड्स 1802 में लिखा गया था एंड इसके कई एडिशन आए थे और जो इसका लास्ट एडिशन था वो 1830 में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूँगी। इन द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल 1805 देयर इज मच मोर ओरिजिनलिटी। इन्हीं का वर्क है सर वॉल्टर स्कॉट का द ले ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रेल, जो कि 1805 में ये पब्लिश किया गया था और ये इन कंपैरिजन टू द मिनिस्ट्रल्सी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर ये ज़्यादा ओरिजिनलिटी में ये लिखा गया वर्क इनका माना गया है। तो ये दोनों इनके बहुत ही फेमस बैलेड है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे द कीट्स का जो बैलेड है ला बेल डेम सन्स मर्सी, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग और फाइनेस्ट बैलेड माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का इन रोमांटिक एज में। और फ्रेंड्स ये 1819 में ये पब्लिश किया गया था। ये जो उनका वर्क था ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है और इसमें पोइट की कंडीशन के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से जो उनकी लवर थी फैनी ब्राउन, उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है और दैट्स वाई इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो डायरेक्टली
पोइट्स की रियल लाइफ से यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया सर वाल्टर स्कॉट और कीट्स के बैलेड को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन से इम्पोर्टेंस बैलेड है। इस स्लाइड में हम विक्टोरियन एज में जो भी इम्पोर्टेंट बैलेड राइटर के द्वारा लिखे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो विक्टोरियन एज में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर हैं लाइक टेनिसन हो गए, ब्राउनिंग हो गए, मैथ्यू ऑर्नर, तो इन्होंने भी बैलेड लिखा है। अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इनके इम्पोर्टेंट बैलेड है। तो सबसे पहले टेनिसन का है द लेडी ऑफ शैलेट विच इज़ बेस्ड ऑन ऑर्थेरियन लेजेंड। इनका जो बैलेड है लेडी ऑफ शैलेट, ये एक पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम लिखी गई है टेनिसन के द्वारा, जो कि ये 1832 में ये पब्लिश की गई थी और इसका जो रिवाइज वर्जन आया था 1842 में इसको रिवाइज वर्जन के रूप में ही प्रेजेंट की गई थी। इसकी जो ओपनिंग लाइन की हम बात करें तो बहुत ही फेमस ओपनिंग लाइन है और कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई हैं। तो ओपनिंग लाइन कुछ इस तरीके से है, ऑन ईदर साइड द रिवर लाई लॉन्ग फील्ड ऑफ बार्ले एंड ऑफ राय। तो ये उसकी ओपनिंग लाइन है। ये पोएम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो ब्राउनिंग ऑल्सो यूज बैलेड, जो इनके 2 बैलेड यूज किए गए हैं, जिसमें जो पहला बैलेड है हार्बरील एंड जो दूसरा बैलेड है द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन। ये बैलेड इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है और इसके बारे में हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि ये इसमें टोटल 303 लाइन है जो कि नैरेटिव फॉर्म में ही लिखी गई हैं। एंड ये पब्लिश किया गया था 1842 में, जो इनका ड्रामेटिक पोएम के नाम से जो एक सीरीज चल रही थी उसमें इस बैलेड को पब्लिश करवाया गया था। और जो ड्रामेटिक पोएम थी वो एसोसिएटेड थी, जो इनकी सीरीज थी द बेल्स एंड प्रोमिग्रेनेट, उससे ये एसोसिएटेड थी। और ये जो बैलेड है ये क्लासिकल रीजन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है द मैथ्यू ऑर्नर का जो फॉरसेकन मर्मर। ये जो इनका बैलेड है ये 1849 में पब्लिश किया गया था एंड ये पब्लिश हुआ था इन द स्ट्रेट रिव्यूअल में। एंड ये भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट बैलेड विक्टोरियन एज का माना गया है। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्री रैफेलाइट पोइट्स डीजी रोस्ती बैलेड आर सिस्टर हेलेन इज द नोबलेस्ट एज रोज मेरी इज द रिचेस्ट। इन्होंने 2 बैलेड लिखे हैं। पहले हम प्री रैफेलाइट मूवमेंट के बारे में बताएंगे। ये जो प्री रैफेलाइट जो पोइट्स थे बेसिकली ये 3 राइटर का ग्रुप था, जिसमें जो सबसे पहले राइटर थे डीजी रोस्ती और दूसरे जो राइटर थे जॉन इवरेट मिलेज एंड जो थर्ड राइटर थे वो विलियम हॉलमैन हंड थे। ये इन तीनों ने मिलकर एक फाउंडेशन, एक ग्रुप का फाउंडेड किया था जिसका नाम था प्री रैफेलाइट, जो कि 1848 में फाउंडेड की गई थी। तो इनमें जो सबसे जो मेजर पोएट माने जाते हैं वो डीजी रोस्ती हैं और उन्होंने सिस्टर हेलेन जो कि सबसे इनका नोबलेस्ट बैलेड माना जाता है, और दूसरा इनका जो बैलेड है रोज मैरी, ये सबसे रिचेस्ट बैलेड इनका है। नेक्स्ट है स्विनबर्ग का बैलेड है मे फेनेट। नेक्स्ट है द विच मदर एंड द बैलेड ऑफ ड्रीमलैंड। ये 3 बैलेड उन्होंने स्विनबर्ग ने लिखे हुए हैं। प्री रैफेलाइट जो पोएट्स थे वो बेसिकली 3 राइटरों से ये ग्रुप बना था। बाद में और भी राइटर इससे एसोसिएटेड हो गए एंड उसमें से जो स्विनबर्ग थे ये भी बाद में प्री रैफेलाइट जो ग्रुप था उससे एसोसिएटेड हो गए थे। आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। W.B. Yeats was one of the greatest writers of ballads in modern age। इस स्लाइड में हम मॉडर्न एज के जो राइटर हैं W.B. Yeats, उन्होंने द बैलेड ऑफ मोल मजाई ये बैलेड लिखा है, जो कि इनका बहुत ही पॉपुलर बैलेड माना गया है। यहाँ पर हम मजाई से प्रोनाउंस करेंगे एंड ये इट इज एसोसिएटेड विद द क्राइस्ट, ये जीसस क्राइस्ट से एसोसिएटेड वर्ड है। एंड नेक्स्ट है द अनदर ग्रेट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी वॉज W.H. Auden's बैलेड द बैलेड ऑफ मिस गी एंड विक्टर। एंड 20th सेंचुरी के जो राइटर हैं W.H. Auden, उन्होंने बैलेड ऑफ मिस गी एंड विक्टर ये बैलेड लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, इन सब में जो भी इम्पोर्टेंट बैलेड थे उनको कवर किया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल और बैलेड के देंगे जो कि
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसे हम देखेंगे। एडगर एलन पो का जो बैलेड है एनाबेल ली एंड ब्राइडल बैलेड, इन्होंने ये दो बैलेड लिखे हैं। एंड जो एडगर एलन पो है फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन ऑथर है। नेक्स्ट है वॉट विटमैन्स का अ बोस्टन बैलेड। बोस्टन बैलेड इज बेसिकली रिटेन इन 1854 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1855 इन द लीव्स ऑफ ग्रास। जो इनकी जो एक सीरीज चल रही थी, इसमें कई एडिशन आए थे लीव्स ऑफ द ग्रास के, बट जो इनका जो फर्स्ट एडिशन था जो 1855 में आया था, उसमें इस बैलेड को लिखा गया था। नेक्स्ट है एजरा पाउंड्स का है द बैलेड ऑफ गुडली फर। ये जो इनका जो बैलेड है ये 1909 में ये पब्लिश हुआ था। एंड इस बैलेड में जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है एलन जिन्सबर्ग का है एन एस्टर्न बैलेड। नेक्स्ट है रॉबर्ट बर्न्स का है जॉन बार्लेकॉर्न। एंड लास्ट में जो सबसे इस स्लाइड में जो सबसे लास्ट में है थाईलैंड थॉमस का बैलेड ऑफ द लॉन्ग लेग्ड बैट। तो यहाँ पर मैंने जो अदर इम्पॉर्टेंट बैलेड थे उनको भी कवर किया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी बैलेड मैंने इस स्लाइड में कवर किए हैं सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और 1-2-3 बार इसे रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बैलेड के जो फीचर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर एक ब्रीफ में आपको बताएंगे कि जैसा कि मैंने बैलेड के बारे में पहले ही बताया कि जो बैलेड होती है एक नैरेटिव पोएम होती है एंड इट वाज रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है एंड इट इज़ अ स्टोरी बेस्ड पोएम होती है। यानी इसमें जो भी स्टोरी एक स्ट्रक्चर वे में स्टोरी को बताया जाता है। रिपीटेशन वर्ड, ये रिपीटेशन का कई बार यहाँ पर यूज़ किया गया है। जैसे कि हम एंशिएंट मैनर जो कि कॉलिस का जो बैलेड है उसमें कई बार एक सेंटेंस को कई बार रिपीट किया गया है। एंड इसे हम डायलॉग फॉर्म में भी लिखते हैं। डायलॉग फॉर्म जैसे हम एंशिएंट मैनर का ही एग्जांपल ले सकते हैं, उसे कि जो बैलेड लिखी गई है कॉलिस की वो डायलॉग फॉर्म में ही लिखी गई है। यहाँ पर डायलॉग 2 पर्सन के बीच में हो रहा है जिसमें कि जो एक गेस्ट है एंड जो एक मैरिनर है वो अपनी बात को गेस्ट को बता रहा है। नेक्स्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिफ्रेन का काफ़ी यूज़ किया जाता है बैलेड में। एंड इसमें क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड को आप डायलॉग फॉर्म के रूप में ही इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एंशिएंट मैनर में क्वेश्चन और आंसर मेथड का यूज़ किया गया है। और लास्ट में जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इन्वोकेशन, यानी जो बैलेड की जो स्टार्टिंग होती है, मतलब कई ऐसे पोएम में जो बैलेड की स्टार्टिंग होती है वो इन्वोकेशन से होती है। जैसे कि लाइक एग्जांपल हम क्रिस्टोबल का ले लें, उसमें भी इन्वोकेशन के माध्यम से जो पोएम को स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने इस सारे वीडियो में कवर किए हैं और बैलेड को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस चैनल में आपके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सोनेट के बारे में, उसको भी हम इसी तरीके से डिटेल में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।